संस्कृत सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 7 यंत्र विधि अध्याय हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो श्लोक नंबर 3 में देखते हैं संख्या क्या होती है। यंत्र शतम एक उत्तरम, एक उत्तर किससे? शत से। शत मतलब 100, ठीक है। तो एक उत्तर मतलब 101 यंत्र होते हैं। मर्म कितने होते हैं? सप्तोत्तरम शतम। कितने होते हैं मर्म? 107 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 101 जो मर्म है यंत्र हैं वो प्रधान बताए गए हैं, ठीक है। अत्र हस्तम एव प्रधानतम, उसमें से हाथ को प्रधान माना गया है। हाथ क्यों प्रधान है? हाथ अगर प्रधान नहीं बोलेंगे तो हम कहाँ किस चीज़ से पकड़ेंगे ना? जब हमारे पास हाथ ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या तो प्रधान यंत्र, क्या तो प्रोसीजर कर पाएंगे, क्या तो व्याधि ठीक होगी ना। तो हाथों को प्रधान यंत्र बोला गया है, ठीक है। तो ये एक चीज़ याद रखनी है। इसी के साथ एक और श्लोक आता है, वो भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। लास्ट में आएंगे 2 पन्ने छोड़ के, देखेंगे 23 नंबर का श्लोक। सेकेंड हाफ देखेंगे यंत्रेष्वतः कंक मुखम प्रधानम। कंक मुख को प्रधान बोला है यहाँ पर। तो अब 2 चीज़ें आती हैं कि प्रधानतम और प्रधान। तो जो प्रधानतम है, तर और तम वाला होता है ना, गुड बेटर बेस्ट। तो जो प्रधानतम है वो हस्त है, और जो प्रधान है, प्रधान पूछा जाएगा तो कंक मुख लगाएंगे। अगर मान ले दोनों ऑप्शन में है और बोथ करके नहीं आया हुआ है तो फिर हम लोग हस्त को लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। अगर बोथ आ गया तो बोथ लगा देंगे, बोथ प्रधान है, ठीक है। सिंपल सा है। अब हम देखते हैं श्लोक नंबर 4 में देखेंगे तत्र मनः शरीर आबादकराणि शल्यानि तेषाम आहरणोपायो यंत्राणि। बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद करना है। यूजी के लिए इसको याद कर ले, है ना। जब लिखेंगे तो इसको ही स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। मनः और शरीर में जो शल्य घुसे हुए हैं उनको मुक्त, उन जो शल्य है वो मुक्त कैसे होंगे? यंत्र की सहायता से। कांटा चुभ गया कैसे निकलेगा? प्लकर। प्लकर क्या है? यंत्र है। यंत्र की सहायता से हम मन और शरीर के शल्यों को बाहर निकालते हैं। अबाध कराने तेषाम आहरण उपायो, आहरण उनको निकालने के उपाय को ही यंत्र कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। अब यहीं विमर्श में सेकेंड लाइन में देखेंगे सर्व शरीर अबाध करम शल्यम। इसको भी हाईलाइट करेंगे। पूरे इसमें ऐसे बताया गया है कि मन में तो कांटा घुस नहीं सकता है ना। तो इन्होंने थोड़ा टीका में ऐसे बताया हुआ है कि सिर्फ पूरे शरीर में जहाँ भी शल्य है उसको उधर के शल्यों को निकालने के लिए आहरण हेतु शल्य काम में आते हैं, ठीक है। तो सर्व शरीर अबाध करम शल्यम। अब हम संख्या देख लेते हैं। संख्या कितनी होती है? कुल मिला के 6 यहाँ पे प्रधान बताए गए हैं। इनको हम लोग एक ट्रिक्स के फॉर्म में याद करेंगे। श्लोक नंबर 5 हाईलाइट करेंगे। स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका और उपयंत्र। ये 6 टोटल यंत्र है, ठीक है। और इनको हम एक ट्रिक के फॉर्म में याद रखेंगे। लिखेंगे ट्रिक। स्वयं को सताना शलाका का उपकार है। स्वयं को सताना ही शलाका का उपकार है, ठीक है। स्वयं से स्वस्तिक हो जाएगा, और सताना से हम 3 याद रखते हैं यंत्र। स से है संदंश, त से है ताल और एन से है नाड़ी, ठीक है। अब शलाका से शलाका यंत्र आ जाते हैं, और उपयंत्र, उपकार से उपयंत्र आ जाते हैं, ठीक है।
अब इनकी संख्या भी लिख लें आप लोग, नेक्स्ट श्लोक में संख्या आई हुई है। पहले सुश्रुत का लिख लें, फिर मैं वाग्भट का लिखवाऊंगी, ऐसे एक के नीचे एक लिखते जाएंगे, ठीक है। ये ट्रिक लिख ली सभी ने, हैंड रेस करें। ओके, ठीक है। अब लिखेंगे स्वस्तिक के आगे 24 लिखें, 24 होते हैं ये। संदंश के आगे 2 लिखें, ठीक है। स्वस्तिक यंत्राणी चतुर्विध, फिर द्वे संदंश यंत्रे, देन द्वे ताल यंत्रे, ताल यंत्र के आगे भी 2 लिखेंगे। नाड़ी के आगे 20 लिखेंगे, विंशति नाड्यः। शलाका 28 होती है, अष्टाविंशति शलाका। उपयंत्र 25 होते हैं। ये पंचविंशति उपयंत्राणी। अब वाग्भट का भी लिख लेंगे, इधर लिखा नहीं है, अलग से लिखे। स्वस्तिक में लिखेंगे सेम एज सुश्रुत होते हैं ये, ठीक है। कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट है वाग्भट के। और संदंश 4 होते हैं, ताल 2 है, नाड़ी 23 है, शलाका 34 है, संदंश 4, ताल 2, नाड़ी 23, शलाका 34 एंड उपयंत्र 19। ठीक है। अब अष्टांग संग्रह ने उपयंत्र को अनुयंत्र बोला है, ये चीज़ याद रखना है। और अनुयंत्र की संख्या 21 बताई है। ठीक है। अष्टांग संग्रह ने उपयंत्र को अनुयंत्र बोला है और उसकी 21 संख्या बताई है। 21 अनुयंत्र पूछा जाएगा, अनुयंत्र कितने हैं, किसके अनुसार हैं, या 21 किसके अनुसार होते हैं, 21 क्या होता है। ठीक है, ऐसे करके पूरा घुमा फिरा के क्वेश्चंस मैंने बता दिया, इतना ही पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, ये जो टेबल है ये आप लोगों को इधर ही काट के इधर ही स्टिक ऑन कर देना है। ठीक है। अब ये जो यंत्र हैं ये कौन कौन से धातु के बन सकते हैं। ठीक है, धातु का मतलब 2 होता है, एक तो जो लौह, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, नाग, वंग, ऐसे बहुत सारी धातुएं हैं, तो उनसे भी बना सकते हैं। और एक धातु का मतलब होता है लोहा, लौह को भी हम धातु बोलते हैं। ठीक है, लौह धातु नहीं, मतलब लौह 2 शब्द का मीनिंग होता है लौह से। लौह मतलब धातुएं भी होती हैं, लौह मतलब आयरन भी होता है, ये चीज़ मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लौह से ये यंत्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, श्लोक नंबर 9। ये गुण है, ये आप लोगों को याद रखना है, कल की क्लास में ये मैं पूछूंगी। गुण, दोष और कर्म, ये 3 चीज़ें यंत्र और शस्त्र में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आगे हम शार कर्म, अग्नि कर्म में भी प्रकार और इनके गुणों के, दोष के श्लोक याद करते हैं। तो अभी से ही आप लोग अपनी एक पर्सनल डायरी बना के ये श्लोक लिखते जाएं, रोज़ रीड करें। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंड में बहुत काम आते हैं ये। वही सिर्फ पर्सनल डायरी पढ़ी और पूरा रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये यूजी एंड पीजी, यूजी में तो आता ही है ये। ठीक है, दोष और गुण पूछे जाते हैं, वाइवा में भी पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोगों को अलग से लिख के इधर स्टिक ऑन भी कर देना है। मैंने पहली क्लास में ही बोला था, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना उनको भी आप लोग अलग से लिख के स्टिक ऑन कर दें। ठीक है, उससे क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं
बुक में सबसे पहले हमारी नज़र उसी चीज़ में जाती है। तो कुछ भी हम स्टिक ऑन करते हैं, जैसे मैं अपनी बुक में बताऊं तो सबसे पहले हमारी नज़र उसी चीज़ में जाती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ भेद लिखे हुए हैं, यहाँ गुण लिखे हैं, यहाँ मैंने प्रकार लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पेज बताऊँ, इसमें बहुत सारे स्टिकी नोट्स, यहाँ मैंने नाड़ी यंत्र लिखे हैं, ये शलाका लिखे हैं, ये पूरा प्रकार मैंने लिखा हुआ है। तो जो भी ये 2 पेज का मैटर है, मुझे सिर्फ ये छोटे छोटे स्टिकी नोट्स पढ़ने हैं और आई एम सॉर्टेड। फिर मुझे कुछ भी इतना बड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, देखिए मैंने सभी चीज़ों को ऐसे छोटे छोटे अपने डिज़ायरेबल अमाउंट के पेपर से चिपका के रखा हुआ है। तो सिर्फ ये पढ़ो, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं और अपना पूरा ये याद हो जाता है। थोड़ी मेहनत लगती है बट ये बहुत वर्थफुल रहेगा पूरी लाइफ के लिए, क्योंकि हम आयुर्वेद में आ गए हैं तो कभी ना कभी तो मतलब संहिता तो हमें हमेशा पास में ही रखनी है ना, काम तो आएगा, कभी ना कभी तो खोलेंगे ही सही। तो बहुत इजी हो जाएगा। और पीजी के लिए आपके पास इतना वास्ट सिलेबस होता है, इतनी सारी संहिताएं होती हैं, तो एटलीस्ट जो हमारे यूजी का है वो तो हम बिल्कुल पक्का करके चलें। ठीक है, तो मैंने बताया आप लोगों को मैंने कैसे कर रखा है, आप लोगों को भी ऐसे करना है। ठीक है, थोड़ा सा आलस आता है, थोड़ा सा लगता है अरे कौन लिखा तो है, बुक में पढ़ लेंगे, क्या ही फ़र्क पड़ता है, हमें आलस नहीं आएगा, बुक से पढ़ लेंगे। बट एक ना एक बार हमेशा हमारी एक एनर्जी और ऐसी नहीं रहती। ठीक है, बाद में आप लोग अपने आप को ही थैंकफुल रहेंगे कि चलो हमने उस बार मेहनत कर ली तो अब कम करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये गुण का श्लोक याद करना है। समाहितानि यंत्राणि खर श्लक्ष्ण मुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपाणि सुग्रहाणि च कार्येत। ठीक है, तो इसमें हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप लोग अभी शास्त्र के पढ़ेंगे ना तो उसमें भी रूप और ग्रह, रूप, दृढ़, ग्रहाणी, इस टाइप से वर्ड आते हैं। ठीक है, तो मैंने इसकी ट्रिक बना ली थी। फर्स्ट हाफ तो हमें याद रहता है समाहितानि यंत्राणि खर लक्ष्ण मुखानी चा। अब पहले कौन सा दृढ़ आता है कि रूप आता है कि ग्रह आता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो इसमें DPG याद रख लेंगे। किसी की DP होती है ना, व्हाट्सएप में डिस्प्ले पिक्चर होती है DP, तो DPG ना, किसी ने भगवान की फ़ोटो लगा रखी है तो हम ऐसे DPG बोलेंगे। तो D से दृढ़ानी, P से दृढ़ानी, सुरूपाणी, प, और G से ग्रहाणी। ठीक है, इस टाइप से याद रहेगा। ये प लेंगे, ये चीज़ याद रखेंगे, रूपाणी का प लेंगे। या DRG भी याद कर सकते हैं, पर DP थोड़ा इजीली हो जाता है। ठीक है, तो ये 6 गुण हो गए हैं और 12 दोष हैं, दोष का भी याद करना है। तो इसको पढ़ो। समाहितानि यंत्राणि खरश्लक्ष्ण मुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपाणि सुग्रहणानि च कार्येत। इस टाइप से मैंने सारे ही श्लोक एक रिदम में, एक सॉन्ग के फॉर्म में याद किए हुए हैं, तो कभी भी नहीं भूलते हैं, सॉन्ग के फॉर्म में याद करते हैं तो, है ना। तो चलो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, मुझे सौम्या सुनाएगी सबसे पहले। लाइट जा सकती है कभी भी, तो अगर लाइट जाती है तो 5 मिनट में लाइट आ जाएगी, कोई लेफ्ट नहीं करेगा। ठीक है, और अगर नहीं आती है तो फिर मैं मैसेज कर दूंगी ग्रुप में। ओके, सौम्या सुनाओ। समाहितानि यंत्राणि खरश्लक्ष्णमुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपाणि सुग्रहाणि च कारयेत्। गुड। फरहीन। यस मैम। हाँ, सुनाओ। समाहितानि यंत्राणि खरश्लक्ष्णमुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपाणि सुग्रहाणि च कारयेत्। ओके, मुस्ताक। समाहितानि यंत्राणि खरश्लक्ष्णानि मुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपाणि सुग्रहाणि च कार्येत्। ओके, ठीक है, इसको ही कितनी बार पढ़ना है? 10 बार पढ़ना है, गिन के 10 बार पढ़ना। फिर 11वीं बार अपने आप
अपने स्वयं से ही ऐसे लगेगा कि अब तो मैं बिना देखे पढ़ूंगा। ज़ोर ज़ोर से पढ़ना, 10 बार गिन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वीं बार बिना देखे आप लोग इसको याद कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, हैंड रेस करो, कल याद रहेगा। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्वास्तिक यंत्र कितने होते हैं? 24 होते हैं। अंगुल प्रमाण सिर्फ 3, मुख्य तौर से 3 का विशेष तौर पे बताया गया है। स्वस्तिक का होता है 18 अंगुल, वहाँ जो टेबल बनाई थी उधर ही लिख लेंगे। संदंश का 16 अंगुल और ताल का 12 अंगुल। 18 16 12, 18 16 12। अब ये जो स्वस्तिक यंत्र है ये 2 टाइप से आचार्य ने डिवाइड किया है, एक तो पक्षी मुख और एक पशु मुख। अब पक्षी क्या है? फीमेल है। ठीक है, तो लिख लेंगे, थोड़ा सा लिख लें, जैसे मैंने लिखा हुआ है मैं वैसे ही लिखवा देती हूँ, इजी रहेगा याद करने में। अब जो पशु मुख हैं, सबसे पहले पशु मुख लिखेंगे, 9 होते हैं। पशु मतलब एनिमल, एनिमल कितने हैं? 9 हैं। इसके नीचे लिखेंगे पक्षी मुख, पक्षी मुख 15 होते हैं। ठीक है, अब पशु मुख में लिखेंगे सिंह मुख से मृगैर वारुक तक। आप इसमें देखो श्लोक में पहला सिंह मुख है, सिंह, फिर व्याघ्र, है ना, सिंह के मुंह जैसा यंत्र, फिर व्याघ्र के मुंह जैसा यंत्र, फिर वक्र, इस टाइप से अलग अलग बताए गए हैं यंत्र। सिंह से व्याघ्र कैसे है? डैश करके लिखेंगे, दृष्ट शल्य निकालने के लिए, जो बाहर से दिख रहे हैं हमें, है ना, कांटा घुस गया दिख रहा है, तो इन किनका निकलेंगे? पशु, पशुओं के मुख के आकार का यंत्र हम लोग उपयोग करेंगे। अब जो पक्षी मुख हैं क्या हैं? फीमेल हैं। फीमेल कैसे होती हैं? अंदर खोद के निकालने वाली चीज़ें, जैसे कब गए थे, किस किस से मिले, क्या खाया, कब आए, कितनी रोटी खाई, कौन सी फूड, एक एक चीज़ अंदर से पूरा सीक्रेट पता करने वाली होती है ना। तो ये आप लोग लिख लें, इसमें गूढ़ शल्य उद्धरणार्थम, गूढ़ मतलब जो अंदर जो दिख नहीं रहे हैं उनको निकालने के लिए पक्षी मुख का उपयोग होता है। तो ये जो रेस्ट ऑफ द बचे, मतलब कंक मुख से नंदी मुख तक, ये पक्षी मुख वाले होते हैं। कंक मुख से नंदी मुख तक, श्लोक में देख लीजिएगा, सेकंड लाइन में लिखा है कंक मुख से नंदी मुख तक, और पशु में सिंह मुख से मृगैर वारुक। बार बार पढ़ो, सिंह मुख, सिंह से मृगैर वारुक, मृगैर मृग ऐसे याद कर लो, फिर कंक मुख से नंदी मुख, कंक मुख से नंदी मुख। ठीक है, इजीली याद हो जाएगा। लास्ट लाइन हाईलाइट कर लेंगे। काफ़ी तेज़ बारिश आ गई है, तो पूरी संभावना है लाइट जाने की। ठीक है, तो लेफ़्ट नहीं करेंगे, रुकेंगे, जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज करेंगे इन केस अगर जाती है तो। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरी लाइन में हाईलाइट कर लो, क्यों, कौन सी चीज़ों में हम इसको उपयोग करते हैं। अस्थि विदष्ट शल्य उद्धरणार्थ देखेंगे, श्लोक नंबर 11। तो हमने संदंश का देख लिया, अस्थि विदष्ट शल्य उद्धरणार्थर में इसका मुख्य तौर से कर्म है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 16 अंगुल संदंश यंत्र का प्रमाण होता है। संदंश यंत्र टोटल 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, सनिग्रह, अनिग्रह, विद हैंडल, विदाउट हैंडल, कील युक्त और कील रहित। ठीक है, संदंश यंत्र, इसको हम फोर्सेप भी कह सकते हैं। जैसे ये एक संदंश यंत्र है, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अगर इसके बीच में कील है, इसके बीच में ऐसे टूथेट हैं, ये टूथ बने हुए हैं इसके अंदर, है ना, ऐसे वी शेप के, तो ये तो मतलब एक प्रकार होता है इसके, टूथेट और विदाउट टूथेट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। एक यंत्र देखो, मेरे पास भी एक और यंत्र है,
कौन सा यंत्र है ये? कर्तरी? क्या बोलते हैं ऐसे? क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीजर। सीजर नहीं बोलते, सीजर्स बोलते हैं, है ना। ये दो हैं, सीजर्स इज द करेक्ट वन। जैसे ये बाल हैं, तो बालों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Yes. हेयर्स कभी नहीं बोलते, हेयर बोलते हैं। हेयर इज़ अ प्लूरल वर्ड। ठीक है, मेरे पापा इंग्लिश के टीचर हैं, तो ये भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। ठीक है, याद रखना है। पापा ने हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों में ही अपना डिग्री कंप्लीट किया है, एमएड। चलो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड हाफ हाईलाइट करेंगे। त्वक मांस सिरा स्नायुगत शल्य उद्धरणार्थम उपदिश्यते। त्वक मांस सिरा स्नायु, चार चीज़ों में अगर शल्य घुस गया है तो हम संदंश से निकालते हैं। समदंश, संदंश। त्वचा मांस सिरा स्नायु, त्वचा मांस सिरा स्नायु, बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। त्वचा में घुस गया, उसके बाद मांस होता है ना। फिर मांस के बाद क्या होती हैं? वेन्स होती हैं, सिरा, और फिर स्नायु में घुस गया, है ना। अंदर अंदर अगर सुई घुस गई तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इस टाइप से त्वचा मांस सिरा स्नायु, त्वचा मांस सिरा स्नायु के ये शल्यों को निकालने में मिलता है। अब अष्टांग में वाग्भट ने कुछ और बताए हुए हैं, विमर्श में देखेंगे नीचे से सेकंड लास्ट लाइन। वाग्भट ने इसके अतिरिक्त एक 6 अंगुल का प्रमाण बताया। इसका नाम ही 6 अंगुल है। ठीक है, तो 6 अंगुल का होता है, कहाँ पे यूज़ करते हैं? षड अंगुलो अन्यो हरणे सूक्ष्म शल्य उपपक्ष्मणाम। सूक्ष्म शल्य को निकालने के लिए उपपक्ष्मणाम मतलब आई लैशेस। कितने माइन्यूट होते हैं आई लैशेस, है ना। तो उनको निकालने के लिए ये यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट और कौन सा है? चौथा है मुचुंडी संदंश। मुचुंडी, ठीक है, मुचुंडी सूक्ष्म दंतर जुमूले रूचक भूषण। ठीक है, भूषण भी इसको बोल सकते हैं। फिर लास्ट आता है गंभीर व्रण मांस नाम अर्मणः, मांसा नाम अर्मणः। तो अर्म एक नेत्रगत व्याधि है, तो उसमें अगर शल्य घुस गया व्रण में, मांस में या अर्म में, गंभीर व्रण के मांसों को निकालने के लिए ये मुचुंडी काम आता है। व्रण में, मांस या फिर अर्म। ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म चीज़ें हैं, बहुत ही माइन्यूट तरीके से हम निकालते हैं इन्हें। ऑल राइट, नेक्स्ट देखेंगे ताल यंत्र। ताल कितने होते हैं? 2 हाथों से ताली बजाते हैं, 2 होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक ताल और द्विताल। तो जो आइसक्रीम स्कूप सभी ने देखा होगा, है ना, कैसे वो निकालते हैं। गोल सा होता है आइसक्रीम स्कूपर, देखा है? गोल सा मुंह होता है उसका, है ना। ठीक है, तो उसी टाइप का ये होता है। एक होता है सिंगल स्पून और एक सेकंड टाइप है डबल स्पून। ये कहाँ के शल्य को निकालने के लिए काम आता है? कर्ण, नासा, नाड़ी में भी ऐसे नाड़ी एक कैनाल सी बन जाती है। ठीक है, तो वो इनको निकालने के लिए काम आता है। स्कूप ऐसे अंदर से निकालेंगे जो भी शल्य घुस गया हो। कई बार बच्चे जो हैं अपना एक मूंग की दाल या कुछ चना ना घुसा लेते हैं कान में, नाक में, तो ये काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नाड़ी यंत्र। नाड़ी यंत्र थोड़ा ध्यान से सुनेंगे अच्छे से। 13वां श्लोक है। ये कुल होते हैं 20, बट जो मूल होते हैं वो 12 होते हैं। ठीक है, और इनके जो काम है, काम हम पहले देख लेते हैं। देखेंगे फर्स्ट लाइन के एंड से, स्रोतोगत शल्य उद्धरणार्थम। स्रोतस में अगर शल्य चले गए हैं उनको निकालने के लिए, रोग दर्शनार्थम। स्पेक्युलम होता है, स्पेक्युलम वो भी हम देखते हैं उसके थ्रू, जैसे प्रोक्टोस्कोप होता है
है ना। अर्श और आदि चीज़ें हम लोग देखते हैं गुदा के अंदर प्रोक्टोस्कोप से। तो रोग दर्शनार्थम, कैसा रोग है वो देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आचूषणार्थम, सक्शन के लिए नाड़ी यंत्र यूज़ करते हैं। और क्रिया सौकर्यार्थम, जैसे जो हमें जो भी प्रोसीजर करना है, मान लो हमें उत्तर बस्ती देना है, उत्तर बस्ती हमें सर्विक्स में देना है। अब सर्विक्स तो ऐसे दिखती नहीं है, कितना अंदर होती है, वेजाइना, वेजाइना को ओपन करना है, डायलेट करना है, फिर सर्विक्स दिखेगी, फिर उसका अपर लिप पकड़ना है, फिर उसमें हमें द्रव्य डालना है, केनाल डालना है, कैनुला डालना है, ठीक है। तो जो भी प्रोसीजर करने में सहायक चीज़ें होती हैं उनको क्रिया सौकर्यार्थम, जैसे डीएनसी में कसकोस हो गया, डायलेटर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं फॉर द मेन प्रोसीजर। समझ आया, यस और नो? ये 4 कार्य होते हैं। कौन सा हुआ? पहला स्रोतोगत शल्य उद्धरणार्थम, सेकंड हुआ रोग दर्शनार्थम, थर्ड हुआ आचूषणार्थम, एंड फोर्थ हुआ क्रिया सौकर्यार्थम। बिल्कुल रटना है, इन्हें बार बार पढ़ना है जब तक बिल्कुल ऐसे परफेक्शन ना आ जाए, ठीक है। स्रोतोगत शल्य उद्धरणार्थम, आचूषणार्थम, क्रिया सौकर्यार्थम और रोग दर्शनार्थम, बार बार इन्हें पढ़ना है। अब ये जो हैं, ये मूल जो होते हैं, ये 12 प्रकार के होते हैं। आप इनको लिख लीजिए, ये वैसे लिखा हुआ है विमर्श में, बट थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। फॉर द एजमेंट अच्छे से आप समझ लें, पढ़ लें, तो इनको आप लिख लीजिए। मैं लिखवा रही हूँ कैसे ये 12 से 20 कैसे हो जाते हैं, ये मैं बता रही हूँ कि कुल कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब 12 से 20 कैसे हम बोलेंगे, वो चीज़ मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है। लिखेंगे, पहला लिखेंगे भगंदर। भगंदर में डैश करके 2 एरो बनाएंगे। पहले में लिखेंगे एक छिद्र, देन द्विछिद्र। 2 टाइप के होते हैं, एक छिद्र और द्विछिद्र। एक टाइप से छेद होता है, देखा होगा आप लोगों ने भगंदर यंत्र, अर्शो यंत्र, बहुत ही कॉमन यंत्र हैं ये, तो प्रैक्टिकल वगैरह में दिखाई जाते हैं हर कॉलेज में, ठीक है। तो 2 होते हैं, एक छिद्र वाला और जिसमें दोनों तरफ छिद्र होता है। नेक्स्ट हो गया अर्शो यंत्र, सेम, एक छिद्र 2 छिद्र। तो ये 2 हो गए, पर हुए कितने? 4 हो गए, ठीक है। तो इस टाइप से ये 4 हो गए। अभी मैं पूरे गिनवाऊंगी 20 कैसे हो जाते हैं 12 के। नेक्स्ट लिखेंगे बस्ती यंत्र। अब बस्ती 4 प्रकार की होती है अंगुल प्रमाण से, 6, 8, 10, 12, 6, 8, 10, 12, 6, 8, 10, 12 अंगुल। नेक्स्ट है उत्तर बस्ती। अब उत्तर बस्ती किस किस को देते हैं? फीमेल को भी और मेल को भी। तो ये 2 टाइप्स के हो गए। धूम यंत्र लिखेंगे VSP। मुझे कौन बताएगा VSP से क्या होता है? व्यधन शोधन रोपण। अरे धूम, अच्छा मैम, व्यधन शोधन रोपण, आहा गजब। ये कहाँ से पढ़ा तुमने, व्यधन शोधन रोपण? मैम ये सार आपने बताया था, शल्य चल रहा है तो वही दिमाग में आ गया। उसमें मैम गजब हो यार, ये चिकित्सा भी में ऑप्शन में बताया डाल सकते हैं, व्यधन शोधन और रोपण। वाह, विरैचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक। गुड सौम्या, गुड। VSP लिख लें, विरैचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक, जल्दी लिख लें। और ये जो मैंने श्लोक नंबर 11 में बताया ना, संदंश यंत्र, ये अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग 2 होता है, सनिबंधनो रिपीट करिए एक बार। और निबंधनो, पहले ही लाइन में लिखा हुआ है। हाँ, क्या पूछ रहे हो मुस्ताक? VSP का एक बार बताइए। विरैचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक। अच्छे से संहिता नहीं पढ़ते ना हम लोग,
तो ये बाद में नहीं ध्यान रहता, अच्छे से पढ़ा हुआ है चरक फर्स्ट पार्ट तो फिर सब पता रहता है कहाँ धूमपान आया है, कितने उसके काल होते हैं, कितना अंगुल लंबाई होता है, कहाँ से इसका श्लोक स्टार्ट होता है। ठीक है, सिक्स्थ लिखेंगे व्रण यंत्र। सिक्स्थ से तो सब वही है, बेसिक है, ये तो आप लोग याद कर सकते हैं। व्रण यंत्र, ठीक है, लिख लीजिए व्रण यंत्र। सेवेंथ है मूत्र वृद्धि यंत्र, मूत्र वृद्धि। देन दकोदर यंत्र। नेक्स्ट निरुद्ध प्रकर्ष यंत्र। ये श्लोक नंबर 14 में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है मात्रा वगैरह तो देख लेना। निरुद्ध प्रकर्ष यंत्र, फिर सन्निरुद्ध गुद यंत्र, सन्निरुद्ध गुद यंत्र, अलाबु यंत्र 11th एंड 12th, श्रृंग यंत्र। ठीक है, लिख लिया सभी ने? अब मैं बता रही हूँ 20 कैसे हो रहे हैं। एक तो भगंदर का एक एक्स्ट्रा हो गया, 12 हो गए हमारे। ठीक है, तो भगंदर का हमने निकाला एक 13वां। ठीक है, एक भेद और है ऐसे ही 14वां। अर्श का हो गया 14 हो गए। फिर 4 थे ना बस्ती के, तो एक काउंट किया था, 3 करना है। 14 15 16 17। फिर एक उत्तर बस्ती का 18। फिर धूम यंत्र के 2 19 और 20। इस टाइप से 20 हो जाते हैं। ठीक है, इनके कर्म याद रखना है। इस टाइप से ये ख़त्म होता है। शलाका यंत्र देखेंगे 28 होती हैं। अब ये जो श्लोक है ना, ये है बड़ा डिफ़िकल्ट श्लोक। मैंने तो ये श्लोक ही एज इट इज़ याद कर लिया है एक सॉन्ग के फॉर्म में। वो सॉन्ग आप लोगों ने सुना होगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। इस वाले सॉन्ग से मैंने इस श्लोक को याद किया है। 2 लाइन में सुना देती हूँ, अच्छे से सुनेंगे। अगर आप लोगों को मन है तो इसी वे में याद करें, अदरवाइज़ फिर ऐसे ना बहुत कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, मुझे तो बहुत डिफ़िकल्टी होती थी कि आहरण के कितने यंत्र, कौन सा शलाका यूज़ करेंगे आहरण हेतु, नासा के लिए कौन सा, कर्ण के लिए कौन सा, आहरण, एषण, व्यधन, व्यूहन, इतनी सारे कर्म हैं, इतनी सारी शलाका 28 किसको याद होती हैं 28 चीज़ें, है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका है थोड़ा सा हार्डवर्क करो, श्लोक ही याद कर लो, टेंशन ही ख़त्म। और इम्पॉर्टेंट है 28 चीज़ें हैं तो ऑप्शंस भी कितने सारे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ये हमेशा के लिए काम आएगी। तो मैं सुना रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। गंडूपद सर्पफणा सर्पुंख बडिश मुखे द्वे द्वे एषण व्यूहंचालन आहरणम उपदिश्येते मसूरदल मात्र मुखे दे किंचिदानता अग्रे स्रोतोगत शल्य उद्धरणार्थम शर्कारपास्कृत उष्णीशानी प्रमार्जन क्रियासु। इस टाइप से मैंने ये पूरा याद रखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब मैं थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे गंडूपल, सर्पफणा, सर्पुंख, बडिश, मुखे द्वे द्वे, मतलब ये 4 जो हैं ये कितने हैं, 2 2 2 2। ठीक है, ये सभी संख्या में 2 हैं। अब इनका कर्म क्या है, एषण व्यूहंचालन आहरणम उपदिश्यते, मतलब जो गंडूपद है उसका काम है एषण, फिर सर्पफण का काम है व्यूहन, सर्पफण। ठीक है, सर्पुंख का काम है चालन, चारण, और आहरण उपदिश्यते, आहरण किसका हुआ, बडिश का हुआ। गंडूपद, सर्पफणा, सर्पुंख, बडिश, मुखे द्वे द्वे। इस टाइप से
ये पूरा श्लोक है। जब फिल इन द ब्लैंक्स करके इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, AIA PGET में भी आया था, यंत्र से क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंट पेपर में। AIA PGET 2023 में आप लोग देखेंगे, सेम यही इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। यंत्र जो मैंने पहला टेबल बनाया था, यंत्रों की संख्या और नाम, उधर से क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। शलाका से भी पूछा गया है, तो इस टाइप से याद करना है। मैं पूरा बता रही हूँ, आप लोग हिंदी में देख सकते हैं। इसको एक अलग से टेबल बनाएं और ये टेबल होमवर्क रहेगा, ठीक है। ग्रुप में भेजनी है ये टेबल। इधर पूरे शलाका होनी चाहिए, उसके सामने उसके कर्म होने चाहिए, ठीक है। ऐसे बनाना है। तो गंडूपद कितना हुआ? 2 हुआ। इसका काम है एषण। सर्पफंड का है व्यूहन। शरपुंक का है चालन। बडिश का है आहरण। मसूर दल का है स्रोतोगत शल्योधरणार्थम, ठीक है। 4 तो हो गए थे। अब हमें पढ़ना है अच्छे से। मसूर दल मातृमुखे, मसूर की दाल के समान मुख वाली शलाका क्या करती है? मसूर दाल स्रोतस में घुस सकती है ना, नाक में घुस सकती है, नाक भी एक स्रोतस ही है। मसूर की दाल कितनी छोटी सी होती है, ठीक है। इस टाइप से ये फंडे से याद हो जाएगा, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, डोंट पुट मसूर इन स्रोतस। नेक्स्ट हम छठा याद करेंगे, कारपास। कारपास क्या होता है? रुई होती है। रुई, कहीं चोट लग गई, पोंछते हैं, साफ करते हैं, ठीक है। तो ये अब जो मैंने पहले ट्रिक बताई थी वो थोड़ी हार्ड वर्क वाली है, ये थोड़ी स्मार्ट वर्क और चालू वाली ट्रिक बता रही हूँ कि अब इसको अलग अलग हम कैसे फंडे से याद कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें जो भी आप लोगों को अच्छा लगे उससे याद कर लें। प्रमार्जन कैसे, ज़्यादा कॉटन चाहिए होती है ना, तो 6 इसकी शलाकाएँ, इस टाइप से याद रखें। और प्रमार्जन व्रण पोंछने के लिए कॉटन को कार्पास भी कहते हैं, वो यूज़ होता है। नेक्स्ट हुआ दरवी व खल्व मुखानी की 3 शलाका होती हैं, ठीक है। 5, 6, 7, 8 वेरी इंपॉर्टेंट शलाका। दरवी मुख और खल्व मुखानी वाली 3 शलाका होती हैं। क्या काम होता है इनका? क्षार औषध प्रणिधानार्थम च। क्षार और औषध हम लोग हाथ से तो नहीं टच करेंगे, क्षार इतना तीक्ष्ण होता है, जल जाएंगे, तो हम उस शलाका से प्रमार्जन करेंगे, लेप करेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, दरवी से डरो मत। रात में 3 बजे 3 बजे कई बार लगता है कि कोई भूत आ रहा है, ठीक है, तो इस टाइप से याद कर सकते हैं, रात में 3 बजे डरो मत। नेक्स्ट हम देखेंगे जाम्बव वदनानी, जाम्बव वदनानी और अंकुश वदनानी, ये 3 होती हैं। अंकुश इस टाइप का एक यंत्र होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो बोलते हैं ना नो पार्किंग, और फिर वो आती है नगर पालिका की गाड़ी और एक ऐसे बाइक उठाती है पीछे से, देखा है कि नहीं? इस टाइप से हुक रहता है, बाइक या स्कूटी उठ जाती है, देखा है? रोड के किनारे जो उठाते नगर पालिका। वो वाला होता है अंकुश, ठीक है। तो जाम्ब वदनानी और अंकुश वदनानी 3 होती है, और ये अग्निकर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। 6 शलाका है टोटल अग्निकर्म में यूज़ करने के लिए। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, 6 बजे 6 PM पे जंप मत करो खुश होके। 6 PM पे जंप मत करो खुश होके, तो 6 से 6 हो जाएंगी, जंप से जाम्बा हो जाएगा, और खुश होके से अंकुश हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक है इसकी। नेक्स्ट है 9th नंबर की, कोल अस्थि दल मातृमुखे। एक ही होती है ये, नासा अर्बुद आहरण के लिए। तो कोल क्या होता है, किसको बोलते हैं कोल? बेर को। बेर को बोलते हैं,
ठीक है। तो बेर तो इतना बड़ा सा होता है, इतनी बड़ी गुठली होती है ना, वो नाक में ही फंस जाएगी। इस टाइप से याद रखो कि नासा अर्बुद, नासा में एक बेर की गुठली फंस गई है और एक ही चली जाए वही बड़ी मुश्किल होता है ना, तो एक ही होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कलाए परिमंडल। मुकुल अग्र होता है, मुकुलाग्र पतली सी जो डंठल होता है ना फूल का, उसको बोलते हैं मुकुलाग्र। कलाए परिमंडल तो ये भी एक होता है। तो इससे हम शलाका, आँखों में अंजन लगाते हैं, अंजन के लिए कलाए। मटर के दाने में थोड़ा काजल लेके हमने मटर से काजल लगाया, ये ट्रिक है याद करने की। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मालती पुष्प वृंत अग्र, ये भी एक होती है, मालती पुष्प वृंत ना। तो जो पुष्प का वृंत होता है, डंठल होता है, जैसे चाइना रोज़ है, गुलहड़ है, उसका जो डंठल है कितना छोटा सा होता है ना, उससे ही पकड़ते हैं हम नीचे से, तो वो मूत्र मार्ग विशोधन के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे हमारी 28 शलाका पूरी हो जाती है। एक बार रिवाइज करा रही हूँ, ध्यान से सुने। गंडूपद एशन के लिए सर्प फण, व्यूहन के लिए सरपुंख चालन, बडिश आहरण। फिर मसूर दल मात्र मुखे, मसूर कहाँ स्रोतस में घुस गया, 2 मसूर के दाने स्रोतस में घुस गए। फिर कार्पास, ज़्यादा कॉटन चाहिए, 6 हैं प्रमार्जन के लिए, व्रण पोछने के लिए। फिर दरवी व खल्व मुखानी, तो डरो मत रात के 3 बजे, दरवी खल्व मुखानी 3। क्षार और औषध प्रणिधान के लिए। फिर त्रिजाम्ब वदनानी, त्रिअंकुश वदनानी, 3 होती हैं किसके लिए, अग्निकर्म के लिए। 6 PM पर जंप मत करो खुश होके। ठीक है। नेक्स्ट है कोल अस्थि दल मात्र, एक होती है नासा में, कोल बेर चला गया है ना। फिर कलाए परिमंडल, मटर से काजल लगाओ। और मालती पुष्प, पुष्प के डंठल, वृंत अग्र मूत्र मार्ग विशोधन के लिए ये काम है। याद हो गई, यस और नो? समझ आया? ठीक है। मुस्ताक, मैम आ गया। और कौन है साथ में? भाई बैठा है। चलो श्लोक नंबर 17 देखेंगे। इन यंत्र तथा उपयंत्र को संपूर्ण देह में और देह के किसी अवयव में संधि, कोष्ठ, धमनियों में यथायोग प्रयुक्त कर रहे। ठीक है। तो ये यंत्र हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जॉइंट्स में, पेट में, कोष्ठ में, धमनियों में। ठीक है। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है कर्म, गुण, दोष और कर्म। तो संख्यावाचक बहुत इम्पॉर्टेंट है ये PG पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो कर्म है कितने होते हैं, 24 कर्म होते हैं। अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग भी 24 हैं और अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग 15 हैं। लिख लीजिए। कौन से इम्पॉर्टेंट है लिखेंगे, विवर्तन, हाईलाइट कर लें श्लोक में, विवर्तन बीच में है पहली लाइन के, विवरण लास्ट में, आहरण। विवर्तन क्या होता है, निष्कासन, रोटेट करके निकालना। विवरण क्या है, डायलेटेशन। आहरण मतलब एक्सट्रैक्शन, आहरण खींच के निकालना। ठीक है। इसमें एषण भी आता है, एषण संख्या याद रखेंगे। जैसे फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो उसमें हम आहरण का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 19th श्लोक। यंत्रों को असंख्य भी बोल दिया गया है, यंत्र तथा उनके कार्यों की कल्पना कर लेवे यही निश्चित मत है। मतलब कि असंख्य विकल्पत्वात् शल्यानाम इति निश्चयः। शल्य अनेक प्रकार के होते हैं, अतः बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि से आवश्यकता अनुसार और
विभिन्न प्रकार के यंत्र तथा उनके कार्यों की कल्पना कर लेवे। मतलब असंख्य होते हैं ना, हम किसी को भी, जैसे हमारे कुछ बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल बताऊं कि दांत में कुछ हो गया तो क्या करते हैं लोग, माचिस की तीली या अगरबत्ती की तीली निकाल के पेन ही घुसा लेते हैं, कुछ लोग वही उससे ही करते रहते हैं ना। तो ये असंख्य हम लोग अपनी युक्ति अनुसार यंत्र निकाल सकते हैं, ये इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे यंत्रों के 12 दोष होते हैं, ये श्लोक आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगर यूजी के लिए बताऊँ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तत्र अति स्थूलम असारम अति दीर्घम अति ह्रस्वम अग्राही विषमग्राही वक्रम शिथिलम अत्य उन्नतम मृदुकीलम मृदुपाशम मृदुमुखम मृदुपाशम द्वादश यंत्र दोषा। ठीक है, बार बार पढ़ेंगे, थोड़ा कम ऐसे पेयर में याद रखेंगे। अति स्थूलम असारम, अति दीर्घम अति ह्रस्वम, 2 का पेयर, अग्राही विषमग्राही, वक्रम ये शस्त्र का दोष भी है, ठीक है। शिथिलम अत्य उन्नतम, मृदुकीलम मृदुकीलम मृदुमुखम मृदुपाशम। पाश क्या होता है, लॉक होता है, जैसे ये लॉक है बीच में, है ना, तो इसका ये जो पॉइंट है यही ढीला हो गया, कील ढीली हो गई तो भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से याद रखना है। ठीक है, जिनकी कील भी शिथिल हो, मृदु कीलम, वो भी प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो ये 12 दोष हैं, इनको याद रखना है। ऐसे याद कर सकते हैं कि बार में मत जाओ, दोष हो जाएंगे। तो बार से हमें 12 याद हो जाएगा, उससे दोष हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक है याद करने की, 12 इसमें दोष होते हैं, बार में मत जाओ, दोष हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, उपर्युक्त दोषों से विरहित तथा 18 अंगुल लंबा यंत्र प्रशस्त होता है। 18 अंगुल यंत्र कौन सा पढ़ा था, स्वस्तिक कि संदंश? स्वस्तिक, तो वो प्रशस्त है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ उसको बोला गया है। अब नेक्स्ट मैंने ये श्लोक आप लोगों को लिखवाया है स्टार्टिंग में कि जो दृश्य होते हैं वो सिंह मुखाद्यैर गूढ़ कंक मुखादि भी, कंक मुख से गूढ़ वाले होते हैं, और जो सिंह दृश्य है ना, दिख रहा है, वो सिंह मुख से होते हैं। 2 टाइप्स के यंत्र होते हैं। जो शल्य बाहर से दिखाई देते हैं वे सिंह मुख आदि यंत्र की सहायता से, और मांस आदि धातुओं में जो अंदर घुसे हैं, गूढ़ में छुपे हैं, वो कंक मुख आदि के सहायता से निकलते हैं, ठीक है। और लास्ट 23 श्लोक में, लास्ट श्लोक में लिखा है कि जो प्रधान यंत्र है वो कंक मुख प्रधान यंत्र बोला गया है, ठीक है। दोष लिख लेंगे, अष्टांग संग्रह में 8 दोष बताए गए हैं, और जो सुश्रुत के 8 है स्टार्टिंग के वो, और असार के स्थान पे तनु बोला गया है, असार के स्थान पे तनु, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है।